कहकशां साज मन पता नहीं क्यों है मेरा, कि उनको चारों तरफ ये नज़र खोजती है, पर वो दिखते नहीं किसी सू मुझको। नीति काफ़ी समय से अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। कभी ये लाइनें तो कभी वो लाइनें, लिखती, काटती, फेंक देती, फाड़ देती, फिर लिखती, फिर काटती, फिर फेंकती, फिर फाड़ देती। पीछे रेडियो पे सॉन्ग चल रहा था, असी अल्लड़ पुणे विच एवें अखियां ला बैठे, दिल बेकदरानल ला के कदर कवा बैठे। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मन में उसके प्रेम के पुराने सारे घाव जैसे सतह पर आए हुए थे, और आँखों की उन डबडबाहट में, उन नमी में वो महसूस कर रही थी राजीव का उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान की तरह आना और एक आंधी की तरह से चले जाना। नीति एक डिवोर्स्ड लड़की थी। छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में किसी ने धोखे से उसका मन जीत के, उसका कोमल मासूम बच्चे जैसा मन जीत के उसे प्रेम बंधन में बांधा और उससे शादी की, जब वो प्रेम का मायने भी नहीं जानती थी। एक 15 साल की बाली उम्र में एक लड़की क्या ही समझेगी कि प्रेम का भाव, अर्थ, मायने क्या होता है। पर जैसा कहे किसी की तकदीर में लिखा होता है, नीति को मुकेश मिला। उसे मुकेश से वो एक भ्रमित प्यार हुआ और माँ बाप को ये कहते हुए मुकेश से शादी के लिए मनवाया कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मैरिज तो करनी ही है, क्योंकि मुकेश एक ट्रेंड इंजीनियर है, अच्छा कमाते हैं, तो आप इससे बेहतर क्या ही ढूंढोगे मेरे लिए। और वो खुद चल के आए हैं, शादी का रिश्ता लेके आ रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए। माँ बाप को भी लगा कि हाँ, एक इंजीनियर का रिश्ता आ रहा है और क्या चाहिए, तो परिवार को देखा भाला और शादी कर दी। लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नीति और मुकेश में कभी एक फूटी आँख भी नहीं बनी और ये रिश्ता वक्त और हालात की बलि चढ़ गया। और मिला तो नीति को माथे पे एक दाग मिला कि वो डिवोर्स्ड है। इस उम्र में लड़कियां पढ़ाई पूरी करती हैं, कॉलेज जाती हैं, सपने संजोती हैं, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचती हैं, उड़ना सीखती हैं। उसी उम्र में नीति के पर काट के माथे पे एक लंबा काला दाग लगा के डिवोर्स्ड का उसको माँ बाप के घर बिठा दिया गया था, ढेर सारी निराशा, उदासी और परेशानियां देके। लेकिन नीति एक सच्चे दिल की, ईमानदार और बहुत ही मेहनती और सख्त भावनाओं वाली लड़की थी, कहें तो बहुत स्ट्रॉन्ग भावनाओं वाली लड़की थी। तो उसने चुना कि वो अपने आंसू साइड पे रख के, अपने दुख साइड पे रख के अपने आहत माता पिता का सहारा बनेगी। हालांकि उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जो वो कर सकती है, जितनी उसकी क्षमता है, वो ज़रूर करेगी। तो उसने अपने पिता से कहा कि अगर वो उसे एक दुकान डाल दे तो वो उस दुकान के सहारे खुद का बोझ उठाना चाहती है। उसके पिता एक बहुत ही कोमल हृदय के मालिक थे। उन्होंने नीति को हामी भरा और बाज़ार में एक सही जगह देख के उसको दुकान ले दिया। नीति बहुत मेहनत से वहाँ काम करने लगी और साथ ही में अपनी दूसरी परेशानियों को, भावनाओं को कागज़ पे व्यक्त करने की कोशिश करती रहती, जो उसका कोमल हृदय दिन रात महसूस करता था। ऐसे में एक दिन अचानक राजीव उसकी ज़िंदगी में आए। एक हादसा, एक ऐसा लम्हा जो उसने ना सोचा था, न चाहा था, न मांगा था,
लेकिन राजीव नीति के सामने खड़े थे। एक ऐसा मुजस्सिमा, एक ऐसी सूरत, एक ऐसी आंखें जो शायद उसने पहले इस कायनात में ना कभी देखी, ना महसूस करी, ना सोची, ना सुनी, ना समझी। लेकिन राजीव को देख के नीति के मन में पहली बार ये आया था कि मैं इन्हें जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। सब कुछ बड़ा देखा वाला था। राजीव नीति से यूं मिले जैसे पता नहीं उसको कब से जानते हैं। नीति को लगा कि जैसे हर लड़का लड़की से दोस्ती बढ़ाने के लिए फेमिलियर हो जाता है, शायद ये भी वही एफर्ट ले रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे मुलाकातें होती गईं, ये दोनों मिलते गए, इन दोनों ने ये महसूस किया कि दे नो ईच अदर मोर देन दीज उनकी ये जो मुलाकातें थी, इनकी ये जो मीटिंग्स थी, इनके अलावा ये एक दूसरे को पहचानते हैं। तो नीति ने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन शुरू से फील किया था राजीव के साथ। वक्त बीतता गया, दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं, बातें बढ़ती गईं, लेकिन सब में एक चीज़ जो ठीक नहीं हो रही थी वो थी राजीव का खुद के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना देना। नीति के बार बार कहने पे, बहुत कहने पे भी राजीव उसको ना तो अपना घर का एड्रेस दे रहा था, ना नंबर दे रहा था, ना पेरेंट्स के बारे में बता रहा था, ना ही वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ नहीं बताता था। घंटों वो व्यतीत करता उसके परिवार के साथ, सबके साथ घुल मिल गया था, नीति के साथ। लेकिन हमेशा एक ही बात बोलता कि जिस दिन पेरेंट्स को लाऊंगा, तेरा हाथ मांगूंगा, तुझे अपना बनाऊंगा, उसी दिन तुझ पे शारीरिक या कोई और हक जताऊंगा। नीति और उसके पेरेंट्स उसकी इस शराफत को लेके बहुत इम्प्रेस थे। नीति हमेशा यही सोचती कि एक दिन राजीव शायद उसको वो स्थान उसकी ज़िंदगी में दिलाएगा जो उसकी मोहब्बत का राजीव की ज़िंदगी में बनता है। करते करते 1.25 साल बीत गया। नीति की तरफ से थोड़ा ज़ोर राजीव पे बढ़ने लगा कि मेरे मोहल्ले वाले बातें करते हैं, मेरे पिता भी परेशान हो रहे हैं, आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को लेके आइए, और कुछ नहीं तो रोका या शगुन कुछ कर जाइए ताकि मोहल्ले की ज़ुबान बंद हो सके। राजीव एग्रीड नहीं था, लेकिन शायद नीति के दबाव में आके उसने नीति के पिता से एक दिन बात करी कि ये कमिट करा कि हाँ वो अपने पेरेंट्स को दिवाली वाले दिन, कमिंग दिवाली पे लेके आएगा। नीति के पिता बहुत होपफुल हो गए क्योंकि उन्हें राजीव की समझ पे, सोच पे बहुत भरोसा था। वो राजीव को अपने बेटे की तरह ही मानने लगे थे। इसी में उन्होंने राजीव से ना तो उसके पिता का नंबर ही मांगा, ना नाम ही पूछा। बोला कि बेटा तूने कमिट किया है, मैं मानता हूँ। वो इंतज़ार करते रहे, सारी तैयारियां करके घर में रंग रोगन हुए, नए कपड़े आए, नए पर्दे लगे, नई क्रॉकरी खरीदी गई, नए मेज़ कवर बदले गए, नए सोफ़ास बदले गए। सारा घर एक तरह से उधेड़ के नया बना दिया गया, इस खुशी में कि हमारी बच्ची की ज़िंदगी में उजाला आने वाला है। दिवाली का दिन भी आया, मिठाइयाँ, तोहफे, सब घर सजाया गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और फिर शाम से रात हो गई। ना तो राजीव ही आए और ना राजीव के घर वाले, ना उनकी तरफ से कोई फ़ोन। दिन के बाद हफ्ते, हफ्ते के बाद महीने, महीने के बाद साल। 1 साल बाद न्यूज़ आई कि राजीव के पेरेंट्स ने उसकी शादी
ऑस्ट्रेलिया की किसी बिजनेसमैन की लड़की से करके उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। साल बाद राजीव खुद मिलने आए और वो मुलाकात कुछ यूं हुई कि नीति अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाई और उस गुस्से में, उस आवेश में नीति ने राजीव के कुछ कहने से पहले ही उन्हें ये रिश्ता तोड़ने के लिए कहा और जाने के लिए कहा। उस आवेग में बोले शब्द राजीव के सीने को तार तार कर गए। ना जाने वो क्या कहना चाहते थे, क्या बात सामने रखना चाहते थे, लेकिन नीति अपने पिता की रोती आंखें और उनके टूटे दिल के चलते इतने ज़्यादा दर्द में थी, इतनी ज़्यादा बेइज्जती झेल चुकी थी वो घर वालों से, मोहल्ले वालों से, अपने दोस्तों से, कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। उसे लगा कि क्योंकि वो दागिन थी, उसके माथे पे दाग था, तो राजीव ने भी औरों की तरह उसका मजाक उड़ा के, उसे यूज़ करके, उसे इस्तेमाल करके एक टिश्यू की तरह क्रश करके साइड पे फेंक दिया था। उसकी और ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके घर वालों की भावनाओं के साथ भी उन्होंने खेला। उसके परिवार ने, उसने राजीव की फाइनेंशियली भी उसकी जॉब में हेल्प करी। जब जब वो मदद के लिए कहते, नीति अपने पिता से फाइनेंशियली उनकी हेल्प करवाती, सीधे या असीधे तौर पर, जैसे भी वो कर सकते थे। उनको फैमिली में जगह दी, अपना फैमिली का मेंबर मांगा, लेकिन उन्होंने कभी भी, राजीव ने उन्हें अपना नहीं माना और मजाक उड़ा के उनका वो चले गए। इसी आवेश में नीति उस दिन, उस पल को संभाल नहीं पाई और राजीव के ऊपर बेतहाशा गुस्सा करती चली गई। और उसी गुस्से, उसी वेग को राजीव ना झेलते हुए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, नीति की ज़िंदगी से चले गए। नीति के पास ना राजीव का कोई नंबर था, ना कांटेक्ट था, ना तस्वीर थी, क्योंकि राजीव हमेशा यूं ही बेताल्लुक रहे नीति से सामाजिक तौर पे, और नीति उनकी उन भावनाओं को ही हमेशा कद्र करती रही, सच्चा मानती रही, भगवान के मानिंद पूजती रही, सोचती रही कि एक दिन जब राजीव खुद फील करेंगे तो वो नीति को नंबर, एड्रेस, फ़ोटो सब देंगे, एक्सचेंज करेंगे। लेकिन वो पल, वो लम्हा कभी आया ही नहीं। साल, 2 साल बीतते गए और फिर एक दिन अचानक उन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड नीति के पास आया और उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में राजीव की पत्नी ने राजीव पे ड्रग पैडलिंग का आरोप लगाया और राजीव को वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया और वहाँ की जेल में ठंड ना झेलते हुए राजीव तपेदिक का शिकार होके, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का शिकार होके उनकी डेथ हो गई। नीति स्तब्ध खड़ी थी। नीति उस फ्रेंड को ये तक ना कह पाई कि मेरी तो दुनिया लुट गई भाई, क्या बता रहे हो, कि मैं जिस इंसान के लिए जी रही हूँ, सांस ले रही हूँ, खड़ी हूँ, चल रही हूँ, तुम्हारे इन शब्दों ने मेरी पैरों तले से ज़मीन और सर के ऊपर से आसमान खींच लिया। वो जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही और कुछ ना कह पाई। उसका दोस्त कुछ देर बाद चला गया। हालांकि नीति ऐसे गम में थी कि उसके पेरेंट्स, वो खुद, कोई भी उसको सांत्वना नहीं दे पा रहा था। उसके आंसू एक बाढ़ की मानिंद बहते चले जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन उसके अंतर से कहीं एक आवाज़ थी कि ये एक झूठ है, ये एक दगा है, ये एक फरेब है। कहीं राजीव चाहते हैं कि नीति उनको याद ना करे, उनको भूल जाए, उनकी दुनिया से चली जाए,
इसीलिए राजीव या राजीव के घर वालों ने ये जाल फेंका है कि नीति उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। बेचारी नीति, जिसके पास ना कोई फ़ोन नंबर, ना कांटेक्ट, ना फ़ोटो, ना कोई ज़रिया ही कि वो किसी तरह राजीव तक पहुंचती। उसकी यादों पे भी पहरे और ताले और दीवारें और दरवाजे बंद कर दिए गए कि वो भी राजीव तक ना पहुंचे। नीति अपने आप में बंद होके रह गई। नीति ने पढ़ाई की तरफ खुद को मोड़ दिया। वो पढ़ती, खूब मेहनत करती, जॉब करती, पिता का सहारा बनने की कोशिश करती, लेकिन अंदर मन से हमेशा वो राजीव को याद करती, रोती, आंसू बहाती और भगवान से बोलती कि अगर वो इस दुनिया पे नहीं है तो मुझे भी उनके पास ले जाओ, मुझे एक भी सांस नहीं चाहिए। लेकिन वो जिंदा थी, इसीलिए वो मानती थी कि राजीव कहीं इस दुनिया में सांस ले रहे हैं। ये प्रमाण है क्योंकि उसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। वो मानती थी कि उसकी सांसें राजीव की सांसों की देन है। राजीव कहीं सांस ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ नीति भी सांस ले रही है। करते करते नीति की शादी घर वालों ने दोबारा करी। उसके बाद फिर धोखा हुआ। नीति के उस हस्बैंड ने झूठ की बिना पे उनसे शादी करी और उस शादी को ही दांव पे लगाने की कोशिश करी। तो नीति के पेरेंट्स ने फिर से नीति को वापस घर ले आए। नीति दूसरी बार चोटिल थी, घायल थी, बेसहारा थी और राजीव को दिन रात याद करती थी। लेकिन राजीव कहीं नहीं थे सिवाय उसकी यादों के। कुछ साल बीते। नीति पढ़ाई करते हुए, आगे बढ़ते हुए लेक्चरार बनी। नीति अपने पैरों पे खड़ी हुई, अच्छी जॉब मिली और एक बार फिर से उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया मैरिज के लिए। इस बार उसकी शादी एक बहुत ही धनाढ़ और एक बहुत ही समझदार लड़के के साथ हुई। दुनिया के सामने नीति और नीति के पेरेंट बहुत खुश थे, बहुत ब्लेस्ड शो करते थे, फील करते थे। लेकिन अंदर से नीति के वो वैक्यूम, वो खलाव कभी भी कोई भी नहीं भर पाया। नीति आज भी राजीव को याद करती, उन लम्हों को याद करके रोती, सिसकती, आंसू बहाती, लेकिन दुनिया के सामने स्माइल का वो मुखौटा, हंसने का मुखौटा चढ़ाए रखती। इसी वजह से नीति हर साल नीति की फिज़िकल तबीयत गिरती चली गई। बीमारियां एक के बाद एक नीति को जकड़ती चली गई। इसी दौरान नीति 2 बच्चों की माँ भी बनी और नीति की सेहत और ज़्यादा नीचे चली गई। अब नीति इस पड़ाव पे थी कि उसको डॉक्टर्स ने हर तरह के इलाज से जवाब दे दिया था और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में राजीव का इंतज़ार कर रही थी। ये कि क्या राजीव उसकी मौत की घड़ियों तक या मौत की घड़ियों से पहले उस तक पहुंच जाएंगे, या इस जन्म में भी नीति अपने प्यार को बिना पाए, उनको बिना देखे, बिना मिले और बिना सॉरी फील किए, जो आवेश, जो गुस्सा वो उन पे कर बैठी थी अपने हालातों की वजह से, वो यूं ही चली जाएगी। इस इंतज़ार में नीति दिन रात गिन रही है क्योंकि उसको पता है कि अब उसके पास वक्त ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके राजीव पता नहीं कहाँ कहाँ मशगूर हैं, मशगूल हैं, जो उसको ना तो देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, न मिल ही पा रहे हैं। लेकिन नीति के मन में राजीव का प्यार जस का तस यूं ही बना हुआ है। उसकी आंखें धूमिल हो चुकी हैं, उसके बाल सफ़ेद पड़ चुके हैं, उसकी चमड़ी का रंग पहले जैसा सुनहरा और सख्त नहीं रहा।
उसके होंठ पहले की तरह गुलाबी नहीं रहे, उसकी आंखें पहले की तरह चुस्त और सफ़ेद और सुंदर नहीं रही, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही चमकदार है, उतना ही खूबसूरत है और उतना ही प्यार से लबालब है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके रूहानी प्यार राजीव के लिए। काश ये दुनिया, ये रिश्ते और राजीव के परिवार वाले इस प्यार को समझ पाते, नीति और राजीव को मिलने देते, तो आज शायद नीति मौत की घड़ियां ना गिन रही होती, बल्कि राजीव के साथ कहीं खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रही होती। यही बच्चे, यही समाज, यही परिवार उसकी खुशियों का घरौंदा होता और वो कुछ लम्हे, कुछ साल, कुछ पल शायद और जी लेती। राजीव की नीति। दोस्तों, ये थी एक ऐसी प्रेम कथा जो अधूरी है, और ये प्रेम कथा मेरी एक सखी की है। मैंने नाम यहाँ बदल दिए हैं, उनके साथ सच में ये घटना घटी है। मेरा बस इस कहानी के ज़रिए यही पैगाम है मेरी सखी के उन प्रिय को, कि अगर वो कहीं इस कहानी के ज़रिए समझ पाए हैं कि ये कौन है जो उनका इंतज़ार कर रहा है, तो प्लीज़ वो एक बार उनसे, अपनी प्रियसी से कांटेक्ट ज़रूर कर लें, उनसे बात ज़रूर कर लें, क्योंकि उनकी हालत अब ऐसी है कि वो शायद अब ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं है। वो अब तक उनका इंतज़ार कर रही हैं। तो अगर वो ये कहानी समझे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ उनको आग्रह है कि वो अपनी प्रियसी को कॉल कर लें। वो अभी भी उनका इंतज़ार कर रही हैं। नमस्कार।